हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिरस्वा, एसोसिएशन विद उड़ान डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो न्यूज़ है वो आपके जीएस के पेपर थर्ड से रिलेट करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को चेतावनी। सब्जेक्ट आपका कोविड-19 और प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड मेंस की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चर्चा में क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में मृत्यु दर में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन हम शीर्ष पर नहीं है बल्कि चीन है। चीन में हमसे और सबसे अधिक मौतें हुई है, ये मैं जानता हूँ, आप जानते और भी जानते हैं, लेकिन आप इस पर नहीं बात करेंगे। हालांकि एक दिन मैं ज़रूर बताऊंगा। ट्रंप ने कहा हम सच का पता लगा लेंगे। ओके। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा कि अमेरिका से भी ज़्यादा चीन में मृतक संख्या है। ओके, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट इज ट्रंप इज़ लूजिंग अप्रूवल ओवर कोरोना वायरस आउटब्रेक। ये कुछ डेटा है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा चीनी प्रयोगशाला को अनुदान रोकेगा अमेरिका। वाई आप सबको पता ही होगा, जो इसमें चर्चा में दिया गया है। देखिए, ये डेटा देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। स्ट्रांगली अप्रूव, सम वॉट अप्रूव, डोंट नो, नो ओपिनियन, सम वॉट डिसअप्रूव, स्ट्रांगली डिसअप्रूव। नेट अप्रूवल का देख सकते हैं आप। फिर 28 मार्च के बाद देख लीजिए 12% पे आ गया। सोर्स जो है मॉर्निंग कंसल्ट लिया गया है। नेक्स्ट इज़ कोरोना वायरस संक्रमण और चीन की अर्थव्यवस्था। ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक ये डेटा है, ये याद रखने हैं आपको। जो ये सूचकांक है फेब में कितना 35.7। यदि सूचकांक 50 से ऊपर हो तो उत्पादन में वृद्धि का संकेत माना जाता है, लेकिन गेर विनिर्माण गतिविधियों का सूचकांक फेब में देखें तो ये भी डाउन है, ये भी 50 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आप 2005 के आंकड़ों से इसको रिलेट करके बताया जा रहा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग का भी सर्वेक्षण आ रहा है। ओके, वो भी गया। इसके अलावा इस महामारी का विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होने की आशंका जताई जा रही है। शेयर बाजारों में 2008 का जो आर्थिक संकट था उसके बाद का ये बुरा सप्ताह रहा। इसके अलावा मांग तुरंत बढ़ने की संभावना नहीं है, ये WHO का भी कहना है। इसके बाद कच्चे तेल के बाज़ार पर असर देख सकते हो आप। कोरोना के कहर से क्रूड ऑयल का बाज़ार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका आप ये डेटा देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय कोरोना वायरस से मिलजुल कर लड़ने का है। चीन से निकलने वाले आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान फैल गए हैं और उत्पादन पर असर पड़ने के कारण आय में कमी आ रही है। मांग में गिरावट आई है, जो आपको पीछे दिखाया था मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है, रिवर्स रेपो रेट अर्थव्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर बनी। ये भी आपके जीएस पेपर थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सब्जेक्ट जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उससे रिलेट करता है। प्रीलिम्स में व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात CRR का भी पता होना चाहिए आपको। मेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बैंक के आधार दरों में परिवर्तन का आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव है वो इम्पोर्टेंट है। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए आप। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट। रेपो रेट जो है इसका जो है लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका लोगों पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। एक तो कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा लोगों को,
लोग क्या सस्ता कर्ज ले पाएंगे। इसका मतलब है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार एवं पर्सनल लोन ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज पर कर्ज देंगे। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को आरबीआई में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का लोगों पे प्रभाव क्या पड़ेगा? जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात क्या है? भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम आरबीआई ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। आरबीआई ने ये नियम इसलिए बनाया जिसे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को रकम निकालने की ज़रूरत पड़े तो बैंक पैसे देने से मना न कर पाए। और सीआरआर का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा। इसके बाद देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगी। आम आदमी और कारोबारियों की बात करें तो कर्ज देने के लिए बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे। अगर आरबीआई सीआरआर को घटाता है तो बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ जाता है। आरबीआई सीआरआर में बदलाव तभी करता है जब बाजार में नकदी की तरलता पर तुरंत असर नहीं डालना हो। वास्तव में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाजार में नकदी की उपलब्धता पर ज़्यादा वक्त से असर पड़ता है, ज़्यादा वक्त में असर पड़ता है। नेक्स्ट इज एसएलआर, वैधानिक तरलता। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एसएलआर क्या होता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उन्हें एसएलआर एक महत्वपूर्ण उपाय है। स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना ज़रूरी होता है। एसएलआर नकदी, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर का यह अनुपात कितना होगा इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक रह चुकी है। आरबीआई को बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा 40% और न्यूनतम 0% तक भी रखने का अधिकार है। एसएलआर का लोगों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एसएलआर से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो आरबीआई एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो बेंचमार्क दर। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता का अर्थ है कि मार्च और अप्रैल की पहली छमाही के दौरान बैंक केवल रेपो के बजाय रिवर्स रेपो का उपयोग कर रहे हैं। 15 अप्रैल तक आरबीआई के पास बैंकों के 7 लाख करोड़ रुपए का पैसा था तो उसके पास था। दूसरे शब्दों में रिवर्स रेपो रेट जो है अर्थव्यवस्था में सबसे प्रभावशाली रेट बन गई है। क्या बदलाव हुए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि में तेज़ी से गिरावट आई है। यह कई कारणों से हुआ और अनिवार्य रूप से कम उपभोक्ता मांग में प्रकट हुआ है। जवाब में व्यवसायों ने नए निवेश करने से पीछे हट गए हैं और जैसे कि कई नए ऋणों के लिए नहीं पूछते। इसे जोड़ें बैंकिंग प्रणाली के भीतर उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए की पहले से ही मौजूद घटना है। इस प्रकार आरबीआई ने नए फंड के लिए बैंकों की मांग भी कम हो गई।
इस पूरे चक्र ने चल रहे लॉकडाउन के साथ तीव्र रूप से तीव्र किया है। व्हाट इज़ अ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन आपको देख लेना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में किया बदलाव। ये भी आपके एक इंडियन इकोनॉमिक्स से है, जीएस का जो पेपर 3 है उससे रिलेटेड है। प्रीलिम्स में एफडीआई के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। मेंस की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार, एफडीआई, एफआईआई, निवेश में अंतर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपकी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको देखने हैं। इसके अलावा स्वामित्व के हस्तांतरण के नियमों में भी बदलाव हुए हैं, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ बदलाव से पूर्व के नियम, ये देख लीजिए क्या क्या नियम हैं पूर्व के। नए संशोधित किए गए नियम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें एफडीआई की, तो रिटेन्ड अर्निंग, एग्जाम्पल डायरेक्ट इन्वेस्टर शेयर अर्निंग लॉसेस प्लस डायरेक्ट इन्वेस्टर्स परचेज लेस सेल्स ऑफ एंटरप्राइजेज शेयर्स प्लस नेट इंक्रीज इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स credit and other amounts given by the direct investor to the overseas enterprise minus क्या करना है, overseas enterprise borrowing of money from host country or from their own resources in order to give to the direct investor in home country। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए चीनी निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश किया है। पिछले कुछ महीने में चीन से भारत में 2.34 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश होता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। सामान्यतः माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार, ये आपको देख लेने। एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है निवेश में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें एफडीआई में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश में प्रत्यक्ष निवेश होता है, जबकि एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक शेयरों म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एफआईआई पार्टिसिपेटरी नोट, सरकारी प्रतिभूतियों, कमर्शियल पेपर वगैरह को निवेश माध्यम बनाते हैं। अधिकतर एफडीआई की प्रकृति स्थायी होती है, लेकिन बाजार में उथल पुथल की स्थिति में बनने पर एफआईआई जल्दी से बिकवाली कर निकल जाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ क्या क्या है, देखो। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ने से भारत के आर्थिक विकास को बल मिला है। इस संदर्भ में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रमुख लाभ इस प्रकार है: पूंजी प्रवाह में वृद्धि, बेहतर प्रौद्योगिकी, प्रबंधन विशेषज्ञता, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित हुए प्रमुख सेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट इज वित्तीय क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों हैं, बीमा, दूरसंचार, आतिथ्य और पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर और आईटी। भारत में क्षेत्रों में एफडीआई पर प्रतिबंध, कौन कौन से जो एफडीआई के सेक्टर हैं वहाँ प्रतिबंध लगाया है भारत ने: लॉटरी कारोबार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, सिगार, चुरुट, सिगेरिलॉज, तंबाकू वाले सिगरेट जैसे। नेक्स्ट इज भारतीय कंपनियों के सस्ते में हो रहे अधिग्रहण की आलोचना। इसके अलावा हाल ही में एफडीआई नियमों को कई और देशों ने बदलाव किया है, जिसमें कौन कौन से देश हैं। कई और देशों ने भी एफडीआई के नियमों को सख्त कर दिया। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए एफडीआई की जांच पड़ताल किए जाने के नियम बनाए। अमेरिका ने चीन से होने वाले निवेश की जांच सख्त कर दी है। माना जा रहा था कि चीन अमेरिका में बड़े पैमाने पर संपत्तियों का अधिग्रहण कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना वायरस के संकट के बीच रणनीतिक संपत्तियों के सस्ते भाव बिक जाने के खतरे को देखते हुए विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण के नियमों को मार्च में सख्त कर दिया। कंक्लूजन क्या है इसका, ये आपको यहाँ देख लेना है। नेक्स्ट इज़ लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में 95% तक वृद्धि हुई है। ये आपके जीएस के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, ओके, एंड सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा व अन्य संबंधित कानून जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेंस की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान देश भर में घरेलू हिंसा के मामले 95% तक बढ़ गए हैं। चर्चा में क्यों है, महिला आयोग क्या क्या काम होता है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी कोई कोर्ट फैसला देता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको पढ़ लेना है यहाँ से। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सम्मान की लड़ाई, इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के मामले घटे हैं। समाधान की ज़रूरत बिल्कुल है, समाधान की ज़रूरत है। कोर्ट लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को चिंताजनक बताया। कोर्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में महामारी के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस व बाल उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट की याचिका का आप देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा ये एक हेल्पलाइन नंबर का भी दिया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए उसके बारे में भी। नेक्स्ट इज़ ये दिल्ली जो कोर्ट की याचिका उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र भी इसके बारे में चिंता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का भी पता होना चाहिए आपको। संयुक्त राष्ट्र ने भी हेल्पलाइन जारी किया है सपोर्ट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, इंडिया ही नहीं बाकी जो कंट्रीज़ है उनमें भी कितनी % जो वृद्धि हुई है उसका आपको पता होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों ने आंकड़े दिए हैं। महिलाओं के विरुद्ध भारत में अपराध की बात करें तो फर्स्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अक्टूबर 2017 में अपना डेटाबेस जारी किया था, जिसमें कहा था कि 2016 के मुकाबले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कुल 3.59 लाख मामले दर्ज हुए, ओके। जिसमें ये अलग अलग डेटा दिया हुआ है, ये आपको मेंस में लिख सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट इज़ गत वर्ष आए थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का एक सर्वे, जिसमें दुनिया भारत की महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश बताया गया है। इसके अलावा निर्भया जो कांड है, इसके बाद में पुलिस की भी कई योजनाएं बनी हैं। इसके अलावा FIR के जो तौर तरीके हैं, ट्रैफिक जो कंट्रोल है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आपने देख सकते हो यहाँ जो डेटा है मामलों का। इसके अलावा NCRB का भी देख सकते हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी। नेक्स्ट कंक्लूज़न जो है एक ये देख लेना, हेल्प डिफ़िकल्ट टू रीच, NGO भी काम कर रहे हैं फिर भी वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ कंक्लूज़न में एक ये नंबर आपको पता होना चाहिए, एक व्हाट्सअप मैसेज के लिए लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सरकार का 298.3 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य है, ओके। ये आपके GS के पेपर थर्ड जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपके खाद्यान्न और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए केंद्र सरकार ने 298.3 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया है। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, जिसमें बात की गई है कितना बढ़ा है, तो 3.5% बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 2015 में 3.1% था, ओके। इसके अलावा कुछ सरकार की जो बढ़ावा दे रही है अर्थव्यवस्था के लिए कुछ गोल सेटिंग की गए हैं, तो वो टारगेटेड आउटपुट का यहाँ देख सकते हैं। राइस का देख लीजिए, एस्टिमेटेड आउटपुट इन 2019-20 और टारगेटेड आउटपुट इन 2021 में देख सकते हो। वीट का देख सकते हो, सिमिलरली पल्सेस का देख सकते हो, और इसके अलावा टोटल फूड ग्रेन्स का देख सकते हैं आप क्या। नेक्स्ट इज़ खाद्यान्न भंडार और कीमतें जो हैं, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, डेटा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका भी।
नेक्स्ट इज इसका कंक्लूज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ही है आपको मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान। नेक्स्ट इज आईएमएफ का कहना है कि ब्रेक्सिट संक्रमण काल बढ़ा है। ओके, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए। और सब्जेक्ट की बात करें तो ब्रेक्सिट का आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपके लिए कोरोना वायरस के कारण ब्रेक्सिट संक्रमण की अवधि का विस्तार किया जाना चाहिए, चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए आप। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय ब्रेक्सिट में एक तो ये आपको पता होना चाहिए 2008 में हुई, जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई थी, तो यूरोपियन यूनियन से अलग होने की सोच ली थी उसने। ओके, ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने के लिए यूरोपियन संघ से बाहर जाने का फैसला लिया था। जून 2016 में इसके लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71% मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था कि इस प्रकार 52% लोगों ने ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान किया था। इसके अलावा यूकेज इकोनॉमी आफ्टर ब्रेक्सिट, ये कुछ ग्राफ है, इससे आप एनालिसिस कर सकते हो। एक्सपोर्ट का, फॉरेक्स का भी देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट फोरकास्ट का दिया गया है 2017 का, 16 का, प्री ब्रेक्सिट देख सकते हो आप यहाँ पे। और यूरोपियन यूनियन से अलग होने का प्रस्ताव ब्रेक्सिट का, ये भी देख लेना आप। ओके, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने बताया है यहाँ पे, ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट इज़ विधान क्या है वो भी देख लेना है, इसका पक्ष व विपक्ष का भी बताया गया है, वो भी देख लेना आपको। ओके, जो इसके साथ बने रहना चाहते हैं उनका तर्क था कि ईयू को छोड़ना खतरनाक है, इससे यूके की समृद्धि और विकास पर असर पड़ेगा। ओके, उनका ये इसका परिणाम क्या निकला? जनमत संग्रह का नतीजा कुल 48.1% के बनाम कुल 51.9% वोटों के साथ यूरोपीय संघ छोड़ने का निकला। ओके, और ये पहला यूनाइटेड किंगडम जो पहला देश बन गया 28 वर्षों में ईयू को छोड़ने वाला। ओके, इसकी प्रतिक्रिया, आर्थिक प्रतिक्रिया के बारे में भी आप बता सकते हो। इसके अलावा ब्रेक्सिट का भारत पर प्रभाव, ये भारत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूके ने हमेशा ईयू में भारत की तरफदारी की है और भारत का साथ भी दिया है। विशेष रूप से एफटीए की बात करें तो एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, भारत में कुल एफडीआई का 8% हिस्सा कहाँ से आता है? यूके से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन में 800 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी कंपनियां की बात करें तो 6 से 18% कमाई कहाँ से आती है? ब्रिटेन से आती है। ओके, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंक्लूज़न इसका देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, वेल अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा, होप आपको समझ में आया होगा। सो over for the day and download our application from Play Store and you will get free study material, एक्सेस कीजिए वहाँ से। और हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं अप टू 99%। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको एंड यू विल गेट योर ऑल इंडिया रैंक, जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। Okay student, over for the day, have a nice day.